नमस्कार दोस्तों। कभी कभी इंसान लालच में या फिर अपनी शौक पूरा करने के लिए ऐसी गलती कर बैठता है जो उसको करना नहीं चाहिए। आत्माओं को बस में करने का कोशिश करता है और कई बार कामयाब भी हो जाता है, लेकिन जब आत्मा नाराज हो जाती है और तब उसके साथ में जो खेल होता है ना, वो समझ से परे होता है और तब उसको लगता है कि मैंने तो बहुत भारी गलती कर दिया है। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये रमेश जी ने भेजा है, राजस्थान के रहने वाले। लेकिन ये आज की कहानी नहीं है, कहानी थोड़ी पुरानी है, साल 2002 की है। रमेश जी चौकीदार का काम करते थे, नाइट गार्ड का मतलब सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे एक फार्म हाउस में। और वो फार्म हाउस रोड से थोड़ा अलग था, एकांत में था। बहुत कम लोग अब उसको जानते थे, लेकिन महीना, 1.5 महीना, 2 महीना या महीना में 2-4 बार उसमें पार्टियां जरूर होती थी। तो चलिए आज की कहानी का शुरुआत रमेश जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। ये तब की कहानी है, तब मैं जवान था, जो सीला था, हंस-पुस था। मैं एक फार्म हाउस में नौकरी करता था और उस फार्म हाउस में हठात ये घटना मेरे साथ में नहीं हुई थी। मैं उस फार्म हाउस में लगभग 1 साल से काम कर रहा था और वहाँ पर पार्टियाँ चलती रहती थी, लेकिन यही था कि थोड़ा रोड से दूरी पर था, एकांत में था। जो लोग जानते थे वो जरूर आते थे पार्टी करने के लिए, जिनको एकांत पसंद था, अपना जन्मदिन मनाने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए, जरूर उनके लिए वो फार्म हाउस बहुत ही बढ़िया था। कोई रोक टोक नहीं था, जो मर्जी अपना एंजॉय करो, खाओ पियो, जो भी है। एक तरह से वो फार्म हाउस जो था ना, पार्टी जरूर होती थी, महीना में 2, 3, 4। लेकिन ऐसा कोई बड़ा पार्टी नहीं, यह कि इतना बड़ा फार्म हाउस था भी नहीं। जो मेरे मालिक का था फार्म हाउस, वो अपने शौक के लिए लिए थे। कभी कभी पूरा परिवार आते थे, जब उनके पास में छुट्टी होती थी, टाइम होता था, वक्त होता था, तो 2 गाड़ियां भर के उनका पूरी फैमिली आती थी और फिर यहाँ पर दिन भर एंजॉय करते थे। और फिर अगर उनका इच्छा है तो शाम को रुक भी जाते थे, रात को रुक भी जाते थे, नहीं तो वो बहुत कम रुकते थे। वो लोग शाम के टाइम अपनी गाड़ी में, जिस गाड़ी में आते थे उसी गाड़ी में लौट जाते थे। अब उनका एक मैनेजर था, वो जो मालिक थे उनके बहुत सारा ऐसा काम भी था, तो उनका मैनेजर के जिम्मे ये फार्म हाउस था। मैनेजर ने उनको राय दिया था कि आप तो कभी कभी आते हो, तो इसको क्यों ना हम किसी को किराए पर दे दिया जाए। कोई पार्टी शार्टी करना चाहे तो कुछ पैसा ही आ जाएगा, इसमें नुकसान क्या है, हमारा तो कुछ जाएगा नहीं। मालिक मान गए कि ठीक है, देख लेना, लेकिन मैं इस लफड़े में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा कि मेरे पास में कोई आकर के बुकिंग करे, ये करे, ये सब काम तुम्हारे जिम्मे है। और इसके बाद वो जो मैनेजर थे, अब उनके जिम्मे फार्म हाउस हो गई थी, देख रेख करना, मेंटेन करना, सब कुछ इनके जिम्मे था। खैर वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं थी, जो पार्टी शार्टी करते थे उनका सब कुछ जो ठेकेदार होता वो लेके आता था, जो टेंट वगैरह लगाते थे वो भी ठेकेदार लेके आता था, खाना बनाया आता था। वहाँ पर ऐसा कुछ अलग से था ही नहीं। हाँ, 2 कोठी बनी हुई थी, एक थी पूरब दिशा में और एक थी उत्तर दिशा में। ये जो बनवाए थे मालिक अपने परिवार के लिए, अपने मौज मस्ती के लिए, अपना घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए, ये और किसी को देना नहीं चाहते थे। लेकिन मैनेजर साहब ने जब कान में बात डाल दी कि आप तो महीना, 6 महीना में कभी कभी जाते हो, कम से कम मेंटेनेंस का खर्चा तो निकलेगा, मालिक मान गए थे। इसके बाद पार्टी की शुरुआत हो चुकी थी। जब शुरुआत हुई थी पहली पार्टी का, तब भी मैं वहीं पर था। मैनेजर साहब बड़ा खुश थे, मुझसे बड़ा हिल मिल कर रहते थे, गाहे बगाहे मुझे कुछ पैसे भी देते थे कि रख लो रमेश, रख लो, तुम पान बीड़ी खाती रहना। मैं उसी में खुश हो जाता था। लेकिन जब वहाँ पर छोटी मोटी पार्टियाँ शुरू हो गई ना, तो जब पार्टी ख़त्म हो जाती थी और जब वो लोग जाते थे रात में या सुबह में, तो मुझे बख्शिश जरूर देते थे। और सच कहूँ ना, मुझे तो बड़ा आनंद आने लगा था। मैं तो कामना करता था कि भाई वहाँ हर रोज़ पार्टी चले, ऐसा ही बख्शिश मुझे मिले, तो मुझे जो सैलरी मिलती उससे तो कई गुना ज़्यादा मुझे बख्शिश मिल जाता है। तो मुझे सैलरी से ज़्यादा और क्या चाहिए, मुझे बख्शिश में ही इतना काम हो जाता था। मैं बड़ा खुश रहता था।
अब मैनेजर साहब कहते थे कि देख लो यार, किसी से कभी कोई ज़बरदस्ती मांग मत करना, और जब तक तुम्हें कोई इनवाइट न करे खाना खाने की कोशिश मत करना, अपने आप उन पार्टी में शरीक मत हो जाना। बहुत सारी बातें मुझे बताए थे और उस बात को मैं भी समझता था। मैं भी पढ़ा लिखा था, लेकिन मजबूरी थी कि मैं गार्ड बना हुआ था। अब मैं करूं क्या? लेकिन ये लालच मुझे ज़रूर आ गई थी। मैं मांगता किसी से नहीं था। जब वो जाते थे तो खुद ही खुद हमें कुछ पैसे इनाम में दे देते थे और उसी में बड़ा मैं मस्त हो जाता था। यही तो मेरा काम था, रखवाली करना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि उस घर में, उस फार्म हाउस में कुछ चोरी करने वाला कोई चीज़ हो। अब कोठी कोई थोड़ी चुरा के लेके जाएगा, और इसके अलावा वहाँ पर कुछ था भी नहीं कि जो चोरी हो जाए। मैं भी जब पार्टी चलती थी ना, गेट बंद करके आराम से चैन की नींद सोता था। और जब पार्टी नहीं होती थी तो मुझे तो वहाँ 24 घंटे की नौकरी थी। मैं तो वहीं पर रहता था, देख रेख करना था। दिन में आराम से अपना बैठा रहता था, जो इच्छा होती थी मैं करता था। और कभी कभी मैं दोपहर में भी सो जाता था। और रात में तो जब तक पार्टी नहीं होती तो मैं जागता भी नहीं था। अब पार्टी भी होती थी तो मैक्सिमम 10-11 बजे तक मैं जागता था। मैं पूछ लेता था कि आप लोग रात में जाओगे या सुबह में जाएंगे। अगर वो रात में जाने होते थे तब मुझे जागना पड़ता था। अगर वो सुबह में जाने वाले होते तो मैं आराम से अपने कमरे में जा कर के चैन की नींद सो लेता था। यही तो मेरा काम था। लेकिन अब वहाँ पर छोटी मोटी पार्टियों के अलावा पूजा पाठ भी होने लगा था। कुछ ऐसे लोग वहाँ पर आने लगे थे। मैं उनको देखा था, 3 गाड़ियों में आते थे। काले रंग की गाड़ियाँ होती थी और तीनों लोग आते थे ना तो गेट पर कोई उतरता नहीं था। खिड़की खुलती थी। अब मैं उस सज्जन को जान चुका था। मोटे मोटे कद के थे, सर बिल्कुल गंजा था, बाल तो था नहीं, बड़ी बड़ी आंखें थी। वो मुझसे कहते थे कि आज हमारी रात का पूजा होगा। मेरे मन में कई बार जिज्ञासा होता था कि रात का पूजा मैंने सुना नहीं है भाई। हो सकता है भाई अलग अलग विधि विधान है, तो मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं था। लेकिन वो पूजा पाठ करके लोग सुबह में निकलते थे और तब मुझे वो भी बख्शिश देते थे और मैं बड़ा खुश हो जाता था। मतलब मेरी तो चांदी ही चांदी थी। लेकिन ऐसी पार्टियां बहुत कम होती थी, महीने में 4-5, इससे ज़्यादा नहीं हो पाती थी। और ये जो पूजा पाठ का सिलसिला चला था ना, एक ही पार्टी आती थी, कभी अकेले गाड़ी में, कभी 2 गाड़ी में, और मैक्सिमम 3 गाड़ी आया करती थी। और तीनों काले रंग की होती थी, शीशा बंद होता था। 3 गाड़ियों में कौन बैठा हुआ है, अंदर क्या है, मुझे कोई जानकारी नहीं होती थी। और मैनेजर साहब का कहना था कि भाई किसी के बीच में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जैसा करेगा अपने आप करेगा। अगर तुम्हें बुलाता है तब तुम जाना, अपने आप मत जाना। अब मेरा तो गेट पर ड्यूटी थी, मैं गेट छोड़ करके अब उनके पास क्यों जाऊं? अंदर कौन सा पूजा चल रहा है, मुझे क्या करना? लेकिन मन में बड़ा जिज्ञासा उठती थी, ये कौन सा पूजा है भाई जो रात को स्टार्ट होता है और सुबह तक खत्म हो जाता है? और इसके बाद वो गाड़ियाँ लौट जाती थी। मैं कई बार देखने की कोशिश करता था कि ये 3 गाड़ी आई हैं, इसमें कौन है, कौन लोग हैं, लेकिन मैं देख ही नहीं पाता था। इस तरह वो जो सज्जन थे जो पूजा पाठ कराने का ठेका ले रखे थे, मुझे लगता था कि पंडित थे या कोई पुजारी थे या फिर ना जाने क्या थे। लेकिन देखने से, कपड़े पहनावा से मुझे कोई पंडित पुजारी तो लगते नहीं थे। पंडित पुजारी होते तो टीका जरूर लगाते और ऐसे कपड़े पहनते, और इतनी महंगी गाड़ी में वो कैसे आते भाई? मेरे मन में बहुत सारे सवाल था, लेकिन उस सवाल को मैं परे रखता था। भाई मैं चौकीदार का काम करने वाला, मुझे इसमें क्या इंटरेस्ट है? लेकिन मन थोड़ा कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाता था कि ऐसा कौन सा पूजा चलता है। मौका नहीं मिला था मुझे देखने के लिए। हमें देखने के लिए बड़ा जिज्ञासा था, लेकिन हौसला नहीं था। मैं जानता था कि अगर मैं उस कोठी के पास चला जाऊं जहां पर पूजा पाठ हो रहा है, अगर वहां पर किसी ने मुझे देख लिया तो मेरी शिकायत हो जाएगी, और शिकायत का मतलब मैनेजर साहब मेरी अच्छी भली क्लास ले लेंगे और हो सकता है कि नाराज़ भी हो जाएं और कहीं मुझे नौकरी से हाथ न धोना पड़े। इसलिए मैं रिस्क कभी लेना नहीं चाहता था। लेकिन अब इस बात को मैं अब देख लिया था, बखूबी समझ चुका था
जो मेरा काम था मुझे वही करना चाहिए। और मैं उस सज्जन को जो पूजा पाठ करने का ठेका लेते थे, मैं उनको एक तरह से ठेकेदार ही बोल सकता हूँ, पूजा पाठ का ठेकेदार, यही सही रहेगा। और वो कई बार उस जगह पर पूजा पाठ करा चुके थे, लेकिन कैसा पूजा कैसा पाठ ये तो मैं जानता नहीं था। लेकिन मेरे जो नॉलेज में था कि वहाँ रात पर पूजा पाठ कुछ होती थी और सुबह तक वो ख़त्म हो जाती थी। जब छठवीं बार वो लोग आए थे, जहाँ तक मुझे याद था, हर बार मुझे ज़्यादा टाइम पैसे देते थे इनाम के रूप में कि आप रख लो चौकीदार साहब, और मैं खुश हो जाता था। लेकिन छठवीं बार जब मुझे मैनेजर साहब ने बोला कि वही पार्टी आएगी जो रात में कुछ पूजा पाठ करती है, थोड़ा उसका ध्यान रखना, तुम्हें पता ही है। मैं समझ गया कि साहब मैं बिल्कुल रखता हूँ, हमेशा मैं गेट छोड़कर हटता नहीं हूँ। अगर वो लोग बुलाएंगे तो मैं जाऊँगा, नहीं बुलाएंगे तो मेरा क्या अब मर्जी, वहाँ पर मैं कैसे जा सकता हूँ। मैनेजर साहब का यही ऑर्डर था, मैं बिल्कुल पालन करता था। छठवीं बार वो लोग पूजा करने के लिए आए थे, लेकिन इस बार में गाड़ियाँ 3 नहीं थी, गाड़ी था 2 ही। और वही गेट पर वो शीशा हटाते थे, कहते थे कि गार्ड साहब सामने वाला कोठी खोल दीजिए। उसी कोठी में वो पूजा हमेशा किया करते थे, और उनका जो भी कार्यक्रम होता था रात में उसी कोठी में होता था। सामने भी कोठी थी, लेकिन उसमें कभी उन्होंने करने की कोशिश नहीं किया, और दोनों कोठी बराबर ही थी। मालिक ने अपने लिए स्पेशल बनवाया था। खैर उस रात की बात है जब वो लोग 9 बजे के आसपास आए थे, और 2 ही गाड़ी आई थी। मैं देखने लगा कि और गाड़ी तो पीछे नहीं है, लेकिन और कोई गाड़ी नज़र नहीं आई। और जब वो लोग कोठी के पास पोर्च में चले गए थे तो मेरा काम ख़त्म हो चुका था। मैं आराम से अपना गेट बंद करता हूँ। मुझे मालूम था कि ये लोग रात में तो पूजा पाठ करेंगे और सुबह में ही जाएंगे, जानकारी तो मुझे पहले से थी। और इसके बाद मैं अपने खाना खुद बनाता था, खुद खाता था और अपने काम में जुट जाता था। और वही हुआ। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मैं पूरा राउंड लगाता हूँ, लेकिन उस कोठी तक मैं बिल्कुल नहीं जाता हूँ। ऐसा मुझे ऑर्डर दिया गया था। यही पूजा पाठ में नहीं, कोई पार्टी भी चलती थी ना, तब भी मैं उसके नज़दीक नहीं जाता था। हाँ, कोई ऐसा पार्टी में होता था जो मेरे लिए खाना भिजवा देता था, अब मैं उसी में खुश हो जाता था। लेकिन मैं उस पार्टी में शरीक कभी नहीं हुआ था। जितनी भी पार्टियां यहाँ चली थी, अब मैं उस लेवल का था नहीं कि मैं उस पार्टी में शरीक हो सकूं। मैं एक चौकीदार, गार्ड का काम करने वाला, अब मैं जो अपने औकात था बिल्कुल समझता था। खैर उस रात की बात, जब मैं खाना बना लेता हूँ, खाना वाना खा करके आराम से अपने बिस्तर पर सो जाता हूँ, और तब मुझे लगा कि एक बार थोड़ा और चक्कर लगा लेना चाहिए। कुछ ऐसी जलने की बदबू आ रही थी जो हवा से फैल रही थी। अब पूजा पाठ में तो ऐसा अक्सर होता ही है, कोई ना कोई ऐसा सुगंध अब ऐसा महसूस होता ही है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, इससे भी पहले मैं इस सुगंध को महसूस कर चुका था। मैं उस कोठी की तरफ नहीं जाता हूँ, मैं दूसरी कोठी है वहाँ पर थोड़ा सा राउंड मार करके और फिर अपने कमरे में आकर के आराम से सो जाता हूँ। दिन दुनिया से बेखबर, मुझे नींद भी मस्त आई थी। खाना खाने के बाद मुझे नींद तगड़ी आती थी, और इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं था। लेकिन जब मेरे कानों में कुछ शोर सुनाई देने लगी, तब मेरी आँख खुल गई। ऐसा शोर तो अब इस जगह पर होता नहीं था। बात क्या है, कोई मुझे आवाज़ तो नहीं दे रहा। मेरे मन में यही आशंका उठा था। इसके बाद मैं अपने कमरे से निकल करके आवाज़ को सुनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ शोर हो रहा था। औरत मर्द की आवाज़ आ रही थी, जैसे चीख रहे हों, डरे हुए हों, ऐसा मुझे लगा। लेकिन मैं उस तरफ जा नहीं सकता। मुझे निर्देश मिला हुआ था कि जब तक आपको कोई ना बुलाए आप बिल्कुल नहीं जा सकते हो, वो लोग बुरा मान जाएंगे। मैनेजर साहब का खुद का हुक्म था, तो मैं अपने गेट पर जाग तो गया था। मैं अपने कुर्सी पर बैठ जाता हूँ, कान मेरे उसी तरफ लगा होता है। वो शोर काफ़ी पहले तो हल्का था, और इसके बाद में तेज हो चुका था। आखिरकार मेरे मन में बेचैनी बढ़ने लगी कि माजरा क्या है। ये आज तक इसमें बहुत सारे पूजा हुआ है, 5 बार तो हो चुका है, तब ऐसा कोई शोर नहीं हुआ, ना कोई ऐसा चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। और आज तो 2 ही गाड़ी है, 3 गाड़ी भी नहीं है।
तो इतना शोर क्यों लोग कर रहे हैं, क्या बात है, मामला क्या बना हुआ है। मन में मेरे बहुत जिज्ञासा थी, जाने का मन कर रहा था, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ था। मुझे लगा कि नहीं, ये मामला उन्होंने शुरू किया है, कुछ ज़रूर बात होगी, हो सकता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। मेरे मन में यही सब चल रहा था कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा चल रहा होगा, मुझे उसमें पड़ना नहीं चाहिए। अब मुझे तो जाने का अधिकार भी नहीं है जब तक वो लोग ना बुलाएं। मैं कुर्सी पर बैठा रहा, लेकिन मैं बेचैन था। आखिरकार वही ठेकेदार साहब जो गंजे थे और जो पूजा पाठ करने के लिए हमेशा आती थी। मैं उनको पंडित भी नहीं मानता था, ना मैं अब पंडित वाले कोई गुण देखा नहीं था, और ना कपड़े लत्ते से पंडित लगते थे। तो मैं उनको ठेकेदारी बोलना मन में अब इस कहानी में बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठेकेदार, वही ठेकेदार साहब दौड़ते हुए आ रहे थे, मोटे थे, चलने में दौड़ने में भी उनको दिक्कत हो रही थी। और वो आते हैं और उसके बाद हमारे चेयर के पास थोड़ी ही दूरी पर गिर जाते हैं, डरे हुए दिखाई देते हैं। अब मैं भाग के खड़ा होता हूँ, उनको सहारा देने की कोशिश करता हूँ। अब बड़ी मुश्किल से वो उठ पाते हैं। मैं अपनी कुर्सी पर बिठाता हूँ और कहता हूँ, साहब बात क्या हो गई है, आप डरे हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये चीखने चिल्लाने की कैसी आवाज़ है। और तब कहने लगे, कार्ड साहब मामला आज बिगड़ गया है, मामला आज बिगड़ गया है। मैं उनसे पूछ रहा था कि कैसा मामला, क्या बात हो गई, क्या आपस में आप लोगों को लड़ाई झगड़ा हो गया है। मैं जानता था कि 2 गाड़ियाँ हैं तो कुछ न कुछ और भी लोग होंगे, ये अकेले तो नहीं होंगे, तो ऐसी कोई बात बन गई होगी। मैं पूछने लगा कि कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं होगी आपके साथ में साहब। तब कहते नहीं, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। मैं पूछने वाला था कि और क्या हुआ, तब तक वो एकदम उनकी बोलती बंद हो गई थी, बिल्कुल कुछ बोल नहीं रहे थे और उनका मुंह बंद हो चुका था। ऐसा लगा कि वो गहरी नींद में सो चुके हो। ऐसा क्यों हुआ था मैं जानने के लिए बहुत बेचैन था। उनको उठाने लगा, लेकिन उठ नहीं पा रहे थे। मुझे लगा कि अब मामला थोड़ा बिगड़ा हुआ दिख रहा है, मुझे चल करके देखना चाहिए। हाँ, मैं इनके प्रति भी चिंतित था, आखिर इनको हुआ क्या था। मैं तो इनको बखूबी जानता था, जब भी आते थे तो खिड़की खोलते थे, यही गाड़ी चलाते थे। अब मुझे कहते थे कि सामने वाला कोठी अब खोल दो, हम उसी में पूजा पाठ करेंगे। तो मैं इनको आवाज़ भी पहचानता था, और शक्ल से तो मैं जानता था। तो मैं इनको जगाने की कोशिश किया, कई बार जगे भी, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोल पाए। तब मुझे लगा कि मामला कुछ बिगड़ा तो नहीं है, क्या हो गया इनके साथ में, चल के कोठी में देखना चाहिए। जब मैं कोठी की तरफ चलने लगता हूँ ना, शोर तो सुनाई देता है, जैसे कोई और भी कोई चीख रहा हो, कोई औरतें की आवाज़ आ रही हो, कोई मर्द का आवाज़ आ रहा हो, डरे हुए चीख सुनाई देता है। मैं जल्दी से गेट पर पहुँचता हूँ, गेट खोलने की कोशिश करता हूँ तो गेट बंद मिलता है। अंदर से लॉक था, अंदर से किसी ने कुंडी लगा रखी थी, तो गेट से जाने का कोई मतलब ही नहीं हो सकता था। लेकिन उसके अंदर में चल क्या रहा है, उस कोठी के अंदर में ऐसा क्या हुआ है कि लोग डरे हुए चीख रहे हैं, बात क्या है। मैं तो जानना अब मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी था, आखिर चल क्या रहा है, और वो साहब कैसे गहरी नींद में चले गए हैं, बात क्या हुई उनके साथ में, जग क्यों नहीं रहे हैं। बेहोश तो मैं कह नहीं सकता था, बेहोश में होते थे तो ऐसा नहीं होता, वो नींद में जैसे गहरी नींद में समा चुके हैं। ऐसा उनके साथ में क्यों हुआ था, और अंदर ये शोरगुल, डरी हुई आवाज़ें क्यों आ रही है। अब मैं जानता था कि मुझे कहाँ से देख सकता हूँ। मैं पिछली साइड में पहुँचता हूँ, पिछली साइड में जाकर के अब बड़े बड़े खिड़की लगे हुए थे, कांच का लगा हुआ था, अंदर से पर्दा था। मैं सोचने लगा कोई ना कोई पर्दा तो जरूर खुला होगा, थोड़ा बहुत भी खुलेगा तो मैं तो अंदर का नज़ारा देख लूँगा। और वही मैं सोचते हुए खिड़की की तरफ बढ़ने लगता हूँ। आज एक पर्दा खुला हुआ मुझे नज़र आ जाता है, और तब मैं देखता हूँ जो हॉल जैसा कमरा था, जिसमें पार्टी शार्टी विशेष करके होती थी, वही कमरा था, बड़ा थोड़ा सा लंबा था। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर बीच में कमरे के फर्श पर कुछ पूजा पाठ का सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ दीपक भी जल रहा था और धुआं भी उठ रहा था, जैसे वहाँ पर कुछ जलाया गया हो। अजीब सी बदबू भी वहाँ पर महसूस हो रही थी।
लेकिन कोई लोग दिखाई नहीं दे रहा था। शोरगुल जो हो रहा था ना, अलग हो रहा था। कमरे में रोशनी थी। मैं अभी तक खिड़की के बाहर से सब कुछ नज़ारा देख रहा था। तभी मुझे वहां लगा कि यहाँ कोई लोग दिखाई नहीं दे रहा है, तो बात क्या हुई है। मैं दूसरे खिड़की पे पहुंचता हूँ, तीसरे पे पहुंचता हूँ। आज जब मैं देखता हूँ तीसरे खिड़की पे पहुंच करके, वो पर्दा तो लगा हुआ था अंदर से, लेकिन थोड़ा सा गैप था। और उस गैप में जब मैं आंखें लगा के देखता हूँ, तब मुझे उस कमरे का पूरा दृश्य मुझे साफ साफ नजर आने लगता है। कमरे के अंदर में रोशनी थी। तब मैं देखता हूँ कि दो औरतें एजेड लग रही है। 30 साल से लेकर के 50 साल के बीच की दोनों होंगी। और वहाँ पर इसी प्रकार के दो पुरुष भी थे और एक नौजवान लड़का था। वो लोग काफ़ी बेचैन थे, घबराए हुए थे। नौजवान लड़का तो बहुत डरा हुआ दिखाई दे रहा था और उन लोगों से कुछ बातचीत भी कर रहा था और डरा हुआ भी था। वो एक जगह पर रुकता नहीं था, घूम रहा था इधर से उधर, इधर से उधर। ना जाने उसको साथ में क्या हो गया था। और वो लोग जो थे ना, कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वो भी घबराए हुए थे, बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। मैं देखा था कि बाहर से आने वाला दरवाजा अंदर से उन्होंने लॉक कर रखा था। कुछ ना कुछ तो बात हुआ है, लेकिन बात क्या हुआ है अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं दोबारा उस पूजा वाला रूम में आता हूँ, खिड़की पर देखता हूँ, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। और भी कमरे थे, उसमें भी खिड़की थी। हर एक खिड़की का मुआयना करता हूँ, लेकिन अंदर से सब पर्दा लगा हुआ था, मैं देख नहीं पाता हूँ। लेकिन उन कमरों में कोई शोर भी नहीं था, कोई भी जैसे कोई आवाज़ नहीं हो रहा था, बिल्कुल शांति थी। बस उस कमरे में जो मैं देखा था, जिसमें लोग खड़े हुए थे, एक नौजवान लड़का मुझे दिखाई दिया और दो पुरुष और दो स्त्री कुर्सी पर बैठी हुई थी और डरी हुई हालात में थी। आखिर हुआ क्या है, माजरा क्या है, और वो साहब जो हैं कुर्सी पर क्यों बेहोश हो गए। मैं फिर भाग करके गेट पर आता हूँ और अब उनको जगाने की कोशिश करता हूँ कि ये बात क्या हुआ। अच्छे भले तो आ रहे थे, दौड़ते हुए मैंने उनको देखा था और यहाँ पर आकर गिर जाते हैं और फिर मैं उठा के बैठाता हूँ, फिर जैसे नींद में चले जाते हैं। मैं कमरे से पानी की बोतल निकाल लेता हूँ, पानी का छिड़काव करता हूँ। पानी के छिड़काव पड़ते हैं, आंखें खोलते हैं, लेकिन घबरा करके आंखें बंद कर लेते हैं। ना जाने क्या वो देख रहे थे, मुझे तो वो समझ में नहीं आया। मैं काफ़ी कोशिश किया कि मैं उनको जगा दूं और आखिरकार सफलता मुझे मिल जाती है। और जब वो जाग जाते हैं ना, डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं, आसपास देखने की कोशिश करते हैं और तब कहते हैं, गार्ड साहब मेरे साथ में चलो, मेरे साथ में चलो। मैं पूछता हूँ, साहब हुआ क्या है, माजरा क्या है, क्या किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा हुआ है। और तब कहते हैं नहीं, तुम समझ नहीं पाओगे, तुम समझ नहीं पाओगे, आओ मेरे साथ साथ में, मेरे साथ साथ में आओ, हम यहाँ से निकलेंगे, अभी इसी वक्त निकलेंगे। अब फिर वो आगे आगे और मैं पीछे पीछे। मैं तो देखने के लिए व्याकुल था कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, इतने क्यों घबराए हुए हैं, बात कहाँ बिगड़ गई है। हम उस दरवाजे पर आते हैं और तब वो किसी का नाम लेके पुकारते हैं, दरवाज़ा खोलो। उनको लगा कि दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। आवाज़ लगाने लगते हैं। मुझे लगा कि वो नौजवान मैं जो जिसको देखा था उसी को पुकार रहे हैं, उसी का नाम लेके पुकार रहे थे। तब नौजवान आकर के दरवाज़ा खोल देता है और उनके पीछे पीछे वो दो स्त्री और दो पुरुष देखा था, वो भी डरे हुए हालात में उस कमरे से, मेन गेट से बाहर निकल जाते हैं, उस कोठी से। अब फिर वो लोग गाड़ी में बैठते हैं और उसी वक्त गाड़ी चल पड़ती है। ना तो मुझे कोई इनाम देते हैं, ना कोई बख्शिश देते हैं, वो तो मुझसे बात भी नहीं करते हैं। इतने लोग घबराए हुए थे, इतने डरे हुए थे। मैं तो समझ में, मैं बिल्कुल हैरान था, ऐसा क्या हो गया भाई इस कोठी में, क्या हो गया, क्यों ये लोग डर कर भाग रहे हैं। हमेशा तो ये रात बिता के जाते थे, पूजा पाठ करते थे, न जाने क्या करते थे, आज इनको क्या हो गया। उनके जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक गेट पर खड़ा रहा और उनकी जाती हुई गाड़ियों की लाल बत्ती मुझे नज़र आ रही थी। और जब लाल बत्ती दिखनी बंद हो जाती है ना, अब मैं फिर मन में जिज्ञासा अब जाग जाती है, चल के देखना चाहिए कि उस कमरे में हुआ क्या है।
कोई झगड़ा झंझट तो नहीं हुआ है। अब फिर मैं आता हूँ, पूरा कमरे का मुआयना करता हूँ, साथ में टॉर्च भी लाता हूँ। पूजा पाठ का जो कमरा होता है मैं उसमें हर तरफ देख लेता हूँ, लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। बाकी कमरे भी खोल के देखता हूँ, लेकिन कोई भी कमरे में कोई इंसान जैसा मुझे लगा ही नहीं। ये बात मेरे लिए बड़ा गजब की थी। आखिर उनके साथ में हुआ क्या? क्या हुआ? मैं सारा कमरा बंद कर देता हूँ, लॉक लगा लेता हूँ, चाबी मैं लेके आ जाता हूँ। अब मैं समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अभी तो रात बाकी थी। यही सोच करके मैं बिस्तर पर लेट जाता हूँ और रात मज़े से निकल जाती है। जब हो जाता है तो मैं एक बार फिर चाबी लेके जाता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ। वहाँ पर हर कमरा फिर बारीकी से देखता हूँ। एक सफाई वाला व्यक्ति आता था, वो दोपहर को आता था और उसका काम था जो भी कमरे में पार्टी शार्टी हुई हो उसकी साफ़ सफाई कर देना। वो जब आ जाता है तो उसको ले जाता हूँ, कमरे की सफाई करवाता हूँ खड़ा होकर के। हर एक सफाई करने के बाद फिर मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ कोठी का। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि जो रात में मैंने देखा वो लोग को डरते हुए भागते हुए बात क्या हुई थी, और बात यहीं पर ख़त्म भी हो जाती है। मेरी नज़र में वहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं। मेरा दिमाग ने बता दिया, अरे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, शायद उनकी आपस में बहस हो गई होगी, कुछ बात तो उनकी आपस में हुई होगी। ऐसा यहाँ चीज़ तो कोई ऐसा मुझे नज़र ही नहीं आया। अब बात मेरे दिमाग से अब मैं निकालने पर एकदम बिल्कुल तैयार हो चुका था। कोई विशेष बात थी ही नहीं। वो रात भी चली जाती है, दूसरी रात भी चली जाती है, और इस तरह करके पूरा 7 दिन गुजर जाता है। अब फिर संडे आता है। जो पिछली पार्टी हुई थी ना, पार्टी तो नहीं बोल सकते, जो पूजा पाठ वो संडे को हुआ था, और फिर संडे आ जाता है। अब कोई पार्टी नहीं थी। अगर पार्टी होती या कोई प्रोग्राम होता तो मैनेजर साहब मुझे ज़रूर बता देते, लेकिन अभी तक उनका कोई फरमान आया नहीं था। मतलब अभी कोई पार्टी वार्टी ऐसा पूजा पाठ था भी नहीं। हमें मन में बहुत सारी जिज्ञासा थी उस रात को लेकर के, लेकिन ऐसा कुछ मैंने वहाँ पर देखा ही नहीं। इसके बाद मैं निश्चित हो जाता हूँ, जब पूरा सब कुछ सफाई उफाई हो जाता है और मैं कोठी को बंद करके अब आराम से पूरा हफ्ता निकल जाता है, ऐसा कुछ मुझे वहाँ फार्म हाउस में नज़र भी नहीं आता है जिससे मेरा शक गहरा हो सके कि यहाँ पर कुछ विशेष बात हुई हो। अब मैं भूत प्रेत पर मैं मानता तो जरूर था, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था, तो मुझे थोड़ा यकीन करना भी बड़ा मुश्किल लगता था। जब जिस चीज़ को मैंने देखा नहीं तो उस पर यकीन भला क्यों करूं? और अभी तक इतने टाइम में इस जगह पर मैंने ऐसी शक्तियों को कभी देखा नहीं था, तो मेरा यकीन बिल्कुल नहीं था उन पर। लेकिन मैं मानता जरूर था कि हाँ, भूत प्रेत होते होंगे, लेकिन मैं देखा नहीं अभी तक। इसलिए मेरे मन में अब इस तरह का विचार कभी कभी उठते थे। खैर, जब रात हो जाती है, जब मैं खाना बनाने लगता हूँ, मेरा मन कुछ अलग खाने का था, तो मैं शाम के टाइम बाज़ार गया था। कभी कभी मैं नॉन वेज बना लिया करता था, कभी कभी ड्रिंक भी कर लिया करता था। तो मेरे मन में काफ़ी दिनों से चल रहा था। मैं सोचा कि चलो आज संडे है, आज कुछ विशेष पार्टी भी नहीं है, ना अभी कोई काम है, तो चलो आज एंजॉय कर लिया जाए। मैं बाज़ार जा कर के दोनों चीज़ अपने मन माफिक लेके आया था। बड़ी तसल्ली से मैं उस नॉन वेज को तैयार किया था, अच्छे अच्छे मसाले डाल करके, और उसकी महक खुशबू मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैं जो नॉन वेज था ना, बड़ा मन लगा के बनाया था, क्योंकि महंगा चीज़ था मेरी नज़र में, और मैं कभी कभी हफ्ते में या 15 दिन पर खा लिया करता था, तो मेरे लिए तो बड़ा कीमती चीज़ हुआ करता था। और दारू भी मैं कभी कभी पीता था। जब नॉन वेज बनाता था तभी तभी मैं उस चीज़ का इस्तेमाल करता था, नहीं तो ये सब चीज़ें मेरी पहुंच से बाहर थी। मैं बताया ना कि मैं गरीब परिवार का था और मैं यहाँ पर गार्ड का नौकरी करता था, तो ये ऐसे महंगे शौक़ मैंने ज़रूर पाला था, लेकिन कभी कभी वाला। ये नहीं कि मैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन इन चीज़ को आदी हो चुका, ये मेरे में नहीं था। खैर, मैं नॉन वेज बन चुका था, इसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। अब 10 भी बज चुका था रात को। अब कोई आना जाना भी नहीं था। कोई आना जाना होता तो मैनेजर साहब आते तो ज़रूर
समय से पहले आ जाते, 9 बजे से पहले पहले आ जाते। कोई बात होता तो मुझे खबर कर देते, कोई ना कोई आ जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे लगा कि अब तो शांति है और एंजॉय किया जाए। इसके बाद बोतल खोलता हूँ और बैठ जाता हूँ, उसका स्वाद लेता हूँ और नॉन वेज का स्वाद लेता हूँ। मैं लगभग हल्का हल्का पैक बना करके ज़्यादा पीता नहीं था और इसके बाद मैं सुरूर में आ जाता हूँ। जैसे सुरूर में आता हूँ तो मुझे लगता है कि टंकी में पानी नहीं है। जब मैं पानी के लिए भरने जाता हूँ तब नल खाली होता है, बूंद बूंद पानी गिरने लगती है, बोतल भी नहीं भरता है। अब मुझे लगा कि मोटर चला देना चाहिए, तभी तो पानी टंकी में जाएगा, तभी नल में आएगा। मैं उसको चलाने के लिए थोड़ा दूरी पर जाना पड़ता था। अब मैं उस जगह पर पहुंचता हूँ और मोटर चला के जब लौट के आता हूँ ना, मैं देख करके हैरान हो जाता हूँ। मैं इतना नशे में भी नहीं था कि जो मैंने देखा मैं समझ लूँ कि मैं नशे में हूँ। ना तो वहाँ पर मेरी दारू की बोतल थी और ना वो सब्जी था, यानी नॉन वेज था। दोनों को दोनों चीज़ गायब हो चुका था। ये कैसे हो गया भाई? कहाँ गया? मैं नशे में हो गया हूँ क्या? मुझे लगता है कि नशे में सुरूर में आ चुका हूँ। मैं याद करने लगता हूँ, कभी अभी तो मैं यहाँ और पानी ख़त्म हो गया था तो मैं टोटी से पानी भरने गया था। इसके बाद जब पानी नहीं निकलता है तो मैं मोटर चलाने चला गया। ये सब चीज़ें छोड़ करके अपने बिस्तर पर जब लौट के आता हूँ, ना तो दारू की बोतल नज़र आ रही है और ना वो नॉन वेज, बर्तन ही गायब है। हैरान हो जाता हूँ। मुझे तो अपने आप पर शक होने लगता है कि शायद मैंने नॉन वेज बनाया भी था क्या आज, ऐसा मुझे महसूस होने लगता है। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद था और इतना नशा भी नहीं हुआ था मैं भूल जाऊं। मैं अपने कमरे में पूरा तसल्ली से ढूंढ लेता हूं कि मैं कहीं रख तो नहीं दिया, कहाँ रखा। इतनी जगह तो है, कोई बड़ा मेरा रूम बड़ा तो था नहीं, लंबा चौड़ा तो था नहीं। अब इतनी छोटी जगह में वो चीज़ें कहाँ मैं रख करके भूल गया? ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं एक बार अपने थैले में तलाशी ले लेता हूँ कि दारू की बोतल उसमें मैं तो रख के नहीं गया हूँ। चलो दारू की बोतल उसमें रख दिया तो नॉन वेज कहाँ गया? लेकिन ना तो दारू की बोतल मिलती है और ना नॉन वेज मिलती है। मैं पूरा रात हैरान रह जाता हूँ, आखिर ये चोरी किसने किया? कौन है? बाहर का गेट बंद है, कोई अब बिना मेरा बोले हुए, बिना गेट खोले हुए कोई मतलब ही नहीं कि अंदर आ सकता है। तो ये काम किसने किया? मैं बहुत हैरान था, अब बहुत परेशान भी था। जो भी सुरूर था वो उतर चुका था। मुझे भूख भी लगी थी। आखिरकार जिसने भी चोरी किया था, रोटी पर हाथ तो साफ नहीं किया था। रोटी तो पड़ी हुई थी और कुछ कढ़ाई में तरी भी अभी तक अब मुझे दिखाई दे रहा था। और आखिरकार मैं अपने भूख को शांत करता हूँ वो रोटी से और वो तरी से जो कढ़ाई में पड़ा हुआ था। मैं सोचते सोचते खाना पीना करने के बाद अब मैं अपने बिस्तर पर सो जाता हूँ। आज जब मैं अगली रात का बात सुन करके और सुबह में जगता हूँ तो फिर एक बार मैं तलाशी लेना शुरू कर देता हूँ कि शायद मैं नशे में था रात में, इसीलिए चीज़ मुझे दिखाई नहीं दिया। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद था कि जो बोतल थी ना, मैं थोड़ा सा ही लिया था और बाकी उसमें भरा हुआ था। इतना मैं ड्रिंक नहीं किया था। लेकिन तलाशी लेने के बाद भी ना तो मुझे खाली बोतल मिलती है और ना वो बर्तन मिलता है जिसमें मैं नॉन वेज परोस करके और मैं खाने को शुरू किया था, वो भी गायब था। और मैं इसके बाद में बिल्कुल परेशान हो गया था। ऐसा कौन सा हमारे फार्म हाउस में चोर आ चुका है जो बर्तन भी साथ ले गया, दारू की बोतल भी ले गया? मुझे कुछ मिला ही नहीं। खैर, मैं अपने मन को समझा लेता हूँ कि चलो कोई होगा मेरी तरह भूखा प्यासा। लेकिन आया कहाँ से? मुझे लगा कि ये बाउंड्री बॉल से कूदकर तो नहीं आया होगा, क्योंकि बाउंड्री बॉल के दूसरी साइड में खेत था। उस खेत में नीम के पेड़ भी थे। अगर कोई कोशिश करता ना तो जरूर नीम के पेड़ से जंप लगा करके बाउंड्री बॉल पर आ सकता था। मुझे लगा कि कोई चोर आया होगा। जब उसको कुछ नहीं मिला ना इस कोठी में चुराने के लिए, और उस कोठी में ऐसा कुछ चुराने लायक था ही नहीं, कोई कीमती चीज़ था ही नहीं कि वो चुरा के ले जाए। कोई फ्रीजर थोड़ी चुरा के ले जाएगा, कोई पंखे कूलर थोड़ी एसी थोड़ी चुरा के ले जाएगा। अब उसमें कुछ मिला नहीं तो मौका लगा कि मेरे कमरे में आ गया और वो जो भी हाथ लगा, सोचा कि कम से कम मेरे भूख ही तो मिट जाए
और वो लेकर 9 से 11 हो गया। मेरे मन में मैं अपने मन को समझा देता हूँ कि हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। वह रात मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ जब उस घटना को शुरुआत हुआ था। वह रात मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। मैं कितना डरा हुआ था उस रात को। जब मैं शाम हो जाता है, अब मैं सोचता हूँ कि आज मैं क्या खाना बनाऊँ। मेरा मन थोड़ा ऐसे ही बेचैन होता है। जो मेरे साथ में अब रात को हुआ था, मेरे साथ में ये घटना मेरे लिए अब ज़्यादा महत्व तो नहीं देता था, लेकिन मैं ये समझ गया था कि चोर उचक्के काम है और वही सब ये हाथ साफ करके गया है। इसके बाद मैं अपने मन से सब कुछ घटना को निकाल देता हूँ। मैं थोड़ा सतर्क रहता हूँ कि शायद कोई चोर ऐसा है जो हमारे बाउंड्री फांद करके अंदर भी आ जाता है। मुझे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। इसके बाद जो भी साग सब्जी होती है मेरे पास में, और उसी को खाना बनाता हूँ। और तब तक रात को 10 बज जाता है। मैं इस बीच में 1-2 बार बाउंड्री का चक्कर, कोठी का चक्कर ज़रूर लगाया था कि कोई नुकसान ना हो जाए। अब ऐसी कोई महंगी चीज़ तो नहीं थी, और जो चीज़ थी वो भारी थी। अकेले चोरी तो कोई कर नहीं सकता था। अब मैं कई बार दिन में भी अच्छी तरह से घूम लेता था और रात को भी अब घूमने लगा था, निगरानी करने लगा था। मुझे लगा कि वो चोर एक बार हमारे कोठी में आ चुका है तो हो सकता है कि दोबारा भी आए। मन में थोड़ा डाउट था। और अभी तक ना मैनेजर साहब आए थे, ना उनका कोई बंदा आया था, ताकि आगे के कुछ कार्यक्रम का पता चले कि अगली पार्टी कब है, कोई फंक्शन है या नहीं है। अब मैं जब वो खाना बना लेता हूँ, अब बनाने के बाद मैं राउंड लगाने लगता हूँ कि चलो थोड़ा घूम के आया जाए, और तब मैं भोजन करूँगा। जब मैं घूम के आता हूँ ना, और जब मैं अपने कमरे में प्रवेश करता हूँ, और जो सामने देखता हूँ ना, मेरी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। मैं देखता हूँ कि सामने एक पॉलीथीन पड़ा हुआ है और उसमें मांस मुझे दिखाई दे रहा है, और वो भी ज़रूरत से ज़्यादा, कम से कम 2-2.5 किलो से ऊपर ही होगा। और वहाँ पर जो मैं ब्रांड पीता था दारू का, कभी कभी वो ब्रांड का दारू भी एक नहीं 2-2 बोतल पड़ा हुआ है, और दोनों सील बंद है। मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ये कौन रख के गया भाई? गेट तो बंद है, कोई मुझे आता हुआ भी दिखाई दिया, ना कोई जाता हुआ दिखाई दिया। तो ये हुआ कैसे? कौन रख के गया है? मैं तो गया नहीं लेने के लिए, तो ये सामान, इतना सारा मटन, वो भी बकरे का, कौन लेके आ चुका है? मैं हैरानी से इधर उधर देख रहा था अपने कमरे में। तभी जो मेरे पिछला गेट था, मतलब जिस गेट से मैं एंट्री करता था, आता था, जाता था कमरे में, मैं दरवाजे से थोड़ा आगे में था। अब मैं सब देख करके मेरे होश उड़े हुए थे कि कौन रख के गया है। मुझे बड़ा अलग सा लग रहा था उस टाइम में। ये कौन सा जादू है? जैसे मैं सदमे में आ चुका हूँ, और उन चीज़ पर निगाहें डाल करके मैं सोच रहा हूँ कि आखिर कौन रख के गया। तभी जो दरवाज़ा है ना, धड़ाम से बंद हो जाता है। मैं चौंक कर देखता हूँ, मुझे लगा कि शायद हवा की वजह से ये दरवाज़ा बंद हुआ होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तभी एक आवाज़ मुझे सुनाई देती है, मेरा नाम लेकर के, रमेश, ये सामने तुम्हारा रखा हुआ है ना, तुम नॉनवेज बहुत अच्छा बनाते हो। देखो, मैंने तुम्हारा दारू पी ली थी, तो उसके बदले में मैं 2 बोतल लेके आ चुकी हूँ। एक मेरे लिए है और एक तुम्हारे लिए है। अब ये नॉनवेज बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ये जब आवाज़ सुनता हूँ ना, अब पलट कर देखता हूँ तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन लेडीज की आवाज़ थी, और वो भी बिल्कुल सुरीली आवाज़। मैं हैरानी से इधर उधर देखने लगता हूँ कि मेरे कान तो नहीं बज रहे। आखिर ये कौन बोल रहा है जी? ये दरवाज़ा अपने आप कैसे बंद हो गया? ये बोतल, 2-2 बोतल कौन ले आकर रख दिया? ये 2.5 किलो से ऊपर मटन कौन रख के गया है? मैं तो और डर गया था आवाज़ सुन करके। लेकिन कमरे में जब कोई नहीं दिखाता है, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन, घबराहट में हो चुका था। दिल की धड़कन बढ़ गई थी। तभी जैसे मेरे कोई बालों को छुआ हो, अब मेरे सामने से निकल गया हो। 1 सेकंड के लिए मैं महसूस करता हूँ, और मैं अगले पल एकदम चीखने लगता हूँ, कौन है कमरे में? कौन है कमरे में? कौन है? किसने मुझे आवाज़ दिया? मैं डरी हुई हालात में था, और चीख चीख करके पूछ रहा था कि कमरे के अंदर में कौन है? कौन ले आकर रखा है ये मटन?
कौन दारू की बोतल ला कर रखा है। तब मेरे सामने में जो नज़र आता है ना, मैं तो उस टाइम का वर्णन जो कर रहा हूँ मेरे दिमाग में जैसे अभी तक छपा हुआ है। दीवार के साथ में जहाँ पर मेरे बिस्तर का आखिरी सिरा था, जिधर मैं सिरहाने रखता था, उसी बिस्तर पर सिरहाने के नीचे, मतलब उसी बिस्तर पर ज़मीन पर ही, हमारे कमरे में ऐसा कोई फर्नीचर भी नहीं था, ऐसा कोई कुर्सी टेबल कुछ भी नहीं था। मैं फर्श पर ही सोता था, फर्श पर ही खाना खाता था। और उसी फर्श पर जो बिस्तर लगा हुआ था, एक नौजवान लड़की को देखता हूँ, उम्र 30 से 35 साल, 40 साल के आसपास, लेकिन उसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल दिखाई दे रही थी, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए, एकदम जैसे कोई परी के समान हो। लेकिन उसकी खतरनाक आंखें देख करके मैं भयभीत हो चुका था। बाल खुले हुए थे, हवा चलने से जैसे ऐसा लग रहा था कि लहरा रहे हों। मैं जब देख लेता हूं तो मेरे तो होश उड़ जाते हैं, मैं कांप जाता हूं, ऐसा लगता हूं कि मैं जमीन पर गिर जाऊंगा, बेहोश हो जाऊंगा। पहली नज़र में देख करके समझ चुका था ये तो कोई चुड़ैल है, ये कोई भूतनी है, ये मेरे घर में आ चुकी है। अब मैं क्या करूं? मेरा होश उड़ा हुआ था, मेरा दिमाग बिल्कुल बेचैन था। अब मैं उस टाइम में कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं कहाँ भागूं। दरवाज़ा बंद था, मैं भागता हूँ, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन दरवाज़ा जैसे बाहर से किसी ने कुंडी लगा दिया, दरवाज़ा नहीं खुल पाता है। अब मैं पलट के देखता हूँ तो वही औरत मेरे बिस्तर पर सिरहाने बैठी हुई है। अब मुझे घूर रही है, देख रही है। उसके चेहरे पर मैं कोई हंसी, कोई मुस्कुराहट, कोई गुस्सा का भाव नहीं देखता हूँ। उसका चेहरा बिल्कुल शांत दिखाई देता है, लेकिन आंखें बदलती रहती है। कभी वो सुर्ख लाल हो जाती है और फिर वो साधारण आंख की तरह दिखाई देने लगती है, जैसे इंसान की आंख नजर आती है। और फिर मुझे आवाज़ देती है, ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा, जब तक मैं नहीं चाहूँगी ये दरवाज़ा खुलेगा नहीं। तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ में कुछ करना नहीं चाहती, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं देना चाहती, मुझे भूख लगी है। तुम इस मटन को बनाओ और उसी हिसाब से बनाना। जब मैं वो मटन, वो चिकन जो भी तुमने बनाया था मैं खाई थी, वो बहुत ही स्वादिष्ट था। अब देरी मत करो, अब देरी मत करो, मुझे भूख लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो इस भूख की वजह से मैं तुम्हें खा लूँ। वो मुझे डरा देती है। मैं उसकी तरफ घूर के देखता हूँ, वो कभी उसकी आंखें जो बदलती रहती ना, मैं और डर चुका था। मैं समझ गया था, उस टाइम मैं बिल्कुल समझ गया था कि मेरे जो कमरे में बैठी है ना, कोई भूतनी है, कोई चुड़ैल है, ऐसी ही कुछ है, और मैं खौफ में हूँ। अब मैं जैसे गिरने वाला था, तभी वो जैसे मेरे को आकर सहारा दे देती है। अरे डरो मत, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं देना चाहती हूँ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ। मैं गुस्सा हूँ उस पर जो उस रात को मेरे साथ में बुरा बर्ताव कर रहा था। तुम इस चीज़ को भूल जाओ, मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं दे। दोबारा वही बातें सब कर रही थी, मुझे नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, मेरे अंदर से डर निकालने की कोशिश कर रही थी। हाँ, मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था, दिमाग जैसे एकदम सो चुका है। कोई सोच नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है कि ये सब हो क्या रहा है, ये हमारे कमरे में कैसे आ सकती है, ये तो चुड़ैल है, कोई प्रेतात्मा है, ये क्या करने आई है, अब क्या होगा मेरे साथ में। लेकिन जब मुझे हिलाती है, डुलाती है, तब जैसे मैं होश में आ जाता हूँ। अब मेरे अंदर से जैसे डर निकाल देती है, कोई जादू करती है। तब कहती है मेरा नाम लेकर के, रमेश तुम मेरे भाई की तरह हो, तुम मुझसे डरो मत। मैं जानती हूँ तुम गरीब परिवार से हो, तुम यहाँ पर नौकरी करते हो, और इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। वो कसूर तो वाले तो भाग चुके हैं। खैर जाने दो, मुझे भूख लगी है, तुम जल्दी से खाना बना दो, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो प्रेम से बोलती है। तब मैं उसकी तरफ देखता हूँ, तब उसकी सुर्ख आंखें बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह हो जाती है। मैं पूछता हूँ कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप बंद दरवाजे के अंदर में कैसे आ गई, इस गेट से एंट्री कैसे कर ली, गेट तो मैंने बंद कर रखा था। तब वो हंसती कहती है कि रमेश भाई, मैं एक प्रेतात्मा हूँ, एक प्रेतात्मा हूँ। अब प्रेत आत्माएं गेट नहीं देखा करती,
दीवार नहीं देखा करती, जहाँ उसकी इच्छा है वो चली जाती है। जब मैं ये बात सुनता हूँ ना, तो फिर एक बार मुझे डर सिहरन होने लगता है। लेकिन कहती है, रमेश भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो अब आपको मैं ऐसा कोई कष्ट, ऐसा कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं देने वाली। आप भोजन बनाइए, आप बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं, खास करके नॉन वेज। मुझे भूख लगी है, आप देर मत कीजिए, जाइए दरवाज़ा खुला है, आप अपना काम कीजिए। सच कहूँ ना, मैं उस जगह पर अपने कमरे में बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता था। डर मुझे आ रहा था, जा रहा था। हाँ, जैसे मैं डर जाता था ना, जैसे वो कोई जादू करती थी, हाँ डर मेरा निकल जाता था। हाँ, ऐसा मेरा मन होने लगा कि हाँ, इसकी बात मुझे मान लेनी चाहिए। हाँ, फिर जैसे मैं उसका आदेश का पालन करने लगता हूँ। मैं उस नॉन वेज को ले जाता हूँ, धोता हूँ, साफ करता हूँ, हाँ फिर आग जला देता हूँ। हाँ, वो कमरे के अंदर मेरे बिस्तर पर जैसे आराम से लेट गई हो, जैसे उसको बहुत उस बिस्तर पर मज़ा आ रहा हो, आंखें बंद करके जैसे सोई हुई है। अब मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरे अंदर से जो डर था ना, वो निकाल चुकी थी। मैं अपने अब जो काम था मैं कर रहा था, नॉन वेज को बना रहा था। टाइम तो कुछ ज़रूर लगा, जब उसमें से खुशबू उठने लगी मसाला का, तब वो बाहर निकल आई थी। मसाले का गंध सूंघते हुए कहने लगी कि हाँ, इसी गंध का तो मैं अब दीवानी हो चुकी हूँ, तुम बहुत बढ़िया खाना बनाते हो, चलो अब ले चलो अंदर, हम दोनों मिल बैठ करके खाते हैं। मुझसे डरो मत, मैंने तुम्हें समझाई ना, मैं तुम्हें भाई मानती हूँ, मेरा भाई तुम्हारे जैसा ही था, तुम मुझसे बिल्कुल मत डरो। वो मुझे आश्वासन देती है, कहती है मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। मेरे मन से डर भी तो निकल चुका था, जैसे उसने मेरे ऊपर में कोई जादू किया था। फिर मैं उसके साथ जाता हूँ, मैं भोजन करता हूँ, मैं उस मटन में से थोड़ा सा ही निकालता हूँ। तब कहती कि अरे आधा तुम्हारे लिए, आधा मेरे लिए है। मैं कहता हूँ इतना मटन मैं खा नहीं पाऊँगा। तब कहती है तो फिर तो मैं खा लूँगी, जितना तुम्हें खाना है तुम अपना खा सकते हो। मैं अपने आइडिया से निकालता हूँ। फिर वो बोतल खोल देती है। फिर कहती है ये बोतल तो मैं पी जाऊँगी, एक बोतल तुम्हारे के लिए। मैं कहता हूँ मैं बोतल पूरा नहीं पीता हूँ, मैं 2-4 पैक पी लेता हूँ और उसी में मुझे नशा हो जाता है। तब तो कहती है कि ठीक है, जितना तुम्हें पीना है तुम पी लो और बाकी चीज़ें मैं ले लूँगी। और वही करती है। खाना पीना खाने के बाद मुझे अब सुरूर चढ़ जाता है। मैं बिस्तर पर अपना आग गिर देता हूँ। तब तक वो जमीन पर बैठी हुई खाने को ख़त्म कर रही थी। मुझे ऐसा सुरूर चढ़ा कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। मैं कहने लगा कि आपने मुझे भाई माना है तो मैं आपको दीदी बोल सकता हूँ। तब मुस्कुराते हुए बोलती है हाँ भैया बिल्कुल बोल सकते हो। देखो मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ दिन यहाँ पर ज़रूर रहूँगी, लेकिन आप मुझे डरना मत। आप ऐसे ही स्वादिष्ट खाना बना करके मुझे देना, मैं आपको कोई तकलीफ़ नहीं दूँगी। इसके बाद मुझे नींद आ जाती है। जब मेरी आँख खुलती है ना, तो सुबह हो चुकी है। एक बुरा सपना की तरह मुझे महसूस होता है। सब चीज़ मुझे धीरे धीरे याद आ जाती है। जब मैं अपने कमरे में चारों तरफ नज़रें उठा के देखता हूँ, तब वो प्रेतात्मा लड़की मुझे दिखाई नहीं देती है, जो मुझे भाई बना चुकी थी। मैं हर तरफ देखता हूँ, उसको आवाज़ भी देते हूँ कि आप यहाँ पर हो क्या। तब कोई मुझे आवाज़ सुनाई नहीं देता है। लेकिन मुझे लगा कि ये कोई भयानक सपना है। लेकिन अगले पल जो जूठे बर्तन देखता हूँ ना, अब मुझे यकीन हो जाता है। 2-2 दारू के बोतल देखता हूँ तो मेरा मन पक्का हो जाता है, ये भयानक सपना नहीं है, ये हकीकत था जो रात में मेरे साथ में हुआ था। और उसने मुझे चेतावनी भी दिया था कि देखो मैं कुछ दिन तक मैं यहाँ पर रहूँगी, मुझे स्वादिष्ट भोजन बना के खिलाना, और ये बात किसी को बताना मत। मैं तुम्हें भाई मानती हूँ और ऐसा गलत काम तुम बिल्कुल नहीं करोगे। किसी को कानों कान खबर नहीं करोगे कि मैं यहाँ पर हूँ। मुझे कुछ लोग ढूंढते जरूर आएंगे और वो लोग शक्तिशाली लोग हैं, वो मुझे पकड़ना चाहेंगे। अब मैं उनकी पकड़ में दोबारा से नहीं आना चाहती हूँ। जब तक मुझे सुरक्षित स्थान ना मिल जाए, मैं सुरक्षित स्थान की तलाश कर रही हूँ। जैसे मिलेगा मैं इस फार्म हाउस से चली जाऊँगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं निश्चित हो गया था
कि वो प्रेतात्मा ने तो मुझे भाई बना लिया है। अब बहन अपने भाई को कभी तकलीफ नहीं देती है। मुझे ऐसा लगा कि मेरी कोई बहन नहीं थी, प्रेतात्मा के रूप में मुझे कोई बहन मिल गई है। अब मैं तो बड़ा आनंदित हो उठा था। अब मैं सुना था कि प्रेतात्माएं जिसको अपना मान लेती है, चाहे पति के रूप में, चाहे प्रेमी के रूप में, या चाहे भाई के रूप में, पिता के रूप में, उसको कभी कष्ट नहीं देती है, उसके साथ में कोई अन्याय नहीं करती है, उसको मारने की कोशिश नहीं करती है, मदद जरूर करती है। मुझे लगा कि यही मौका है, यही मौका है। अगर उसने मुझे अपना भाई मान लिया है, अगर वो मुझे दिखाई देगी, तो मैं कहूँगा ना कि मेरी गरीबी से मुझे बाहर निकाल दो। वो ज़रूर मेरी मदद करेगी। लेकिन पूरा दिन गुजर जाता है, ना तो मैनेजर साहब आते हैं, ना उनका कोई बंदा आता है। मतलब अभी कुछ दिनों तक पार्टी वार्टी थी ही नहीं, या ना जाने क्या बात था। जब तक कोई आता नहीं तब तक मुझे खबर कैसे मिलती। मैं निश्चित था, लेकिन वो प्रेतात्मा लड़की भी तो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मैं बेचैन था। मुझे लगा कि अब क्या करना चाहिए। उसने तो बोला था कि मुझे मज़ेदार खाना बना के देना, तो मज़ेदार खाना, मैं जो सुना था कि आत्माओं को मिठाई पसंद है, आत्माओं को नॉनवेज पसंद है, दारू पसंद है, ऐसी चीज़ों पर वो ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो मेरे पास में तो इतने पैसे नहीं हैं, मैं करूं क्या? कहाँ से मैं लेके आऊं उसके लिए? कैसे उसको खुश करूं ताकि वो मेरी मदद कर सके? मैं अपने मन की बात उसको कह सकूं कि मैं गरीब हूं, मेरी भी मदद करो, मुझे भी कुछ पैसे, कुछ धन दे दो, ताकि मैं ये काम मुझे करना ना पड़े। लेकिन इसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत थी। सामान जो लाना मुफ्त में तो नहीं मिलता। अब मैं अपने बटुआ तलाश करने लगता हूँ कि देखो इसमें कितना पैसा बचा हुआ है। पैंट में हाथ, जेब में हाथ डालता हूँ, अब बटुआ बाहर निकालता हूँ। अब बटुआ जैसे खोलता हूँ, मेरी आंखें फटी फटी रह जाती है। बटुए में तो कड़कड़ाते हुए नोट, वो भी बहुत सारा, नजर आ रहे थे। ये जरूर उसी प्रेतात्मा लड़के का काम है। अब मैं बहुत खुश हो गया था। मैं बाजार जाता हूँ, अब फिर मैं उसके लिए स्वादिष्ट मिठाई, अब फिर वो मटन जितना चाहिए मैं लेके आ जाता हूँ, दारू की बोतल लाता हूँ, अब फिर खाना बनाना शुरू कर देता हूँ। अंधेरा हो चुका था, अंधेरा हो चुका था। अब मैं उसको बार बार देखने की कोशिश कर रहा था कि अब तो नज़र आनी चाहिए, अब तो धूप नहीं है, अब तो अंधेरा हो चुका है, लेकिन वो नज़र नहीं आती है। मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। रात को अब करीब 9 बज चुका था। खाना मैं बना चुका था। मेरा भी मन बड़ा व्याकुल था कि नज़र क्यों नहीं आ रही है। क्या उसको कोई पकड़ के ले गया? क्या जैसे बोल रही थी उसके साथ में कुछ तो हो तो नहीं गया? वो बोलती थी कि मुझे कई लोगों से खतरा है जो मुझे पकड़ के ले जा सकते हैं। मैं उससे बच करके भागना चाहती हूँ, सुरक्षित स्थान की तलाश में है। और जब मैं सुरक्षित स्थान मिल जाएगा, मैं इस फार्म हाउस से निकल जाऊंगी। क्या वो चली गई है? क्या चली गई है? मुझे ऐसा ही अंदेशा हो रहा था। लेकिन मैं भोजन नहीं करता हूँ, ना मैं ड्रिंक करता हूँ। इंतजार करने लगता हूँ कि थोड़ा देर और, थोड़ा देर और। मेरा मन बहुत बेचैन होता है। आखिरकार रात का 11 बज जाता है। अब मैं कई चक्कर उस कोठी का लगा चुका हूँ। मैं उस जगह पर बाउंड्री बॉल से लेकर के हर जगह पर मैं ये इसे नज़र डालते हुए और उसको तलाशते हुए कहीं ना कहीं तो मुझे नज़र आनी चाहिए, लेकिन वो नज़र नहीं आती है। तब मैं निराशा में डूब जाता हूँ। जब मैं लौट के आता हूँ कमरे में, तब ज़मीन पर बैठी हुई और मुझे घूर रही थी। कब आ गई, कहाँ से आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। जैसे देखता हूँ मैं खुश हो जाता हूँ। अरे दीदी, आप कहाँ थी? मैं तो आपको कब से इंतज़ार कर रहा था। तब मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कहती है कि रमेश भैया, मैं सुरक्षित स्थान की तलाश में थी, वो मुझे मिल चुका है। मैं जल्दी ही यहाँ से निकल जाऊँगी। मुझे पता था कि आप मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन जरूर बनाएंगे। मैं भूखी थी, सोचा चलो भोजन करके तब मैं यहाँ से निकलूँगी। मैं बड़ा खुश हो चुका था। मैं मिठाई लेके आया था उसके लिए। मिठाई देता हूँ तो मिठाई देख करके और प्रसन्न हो जाती है। फिर मैं नॉन वेज का थाली उसके आगे रख देता हूँ। दीदी, इसका भी भोजन कीजिए। ये रहा आपके लिए ड्रिंक, ये बोतल। तब कहती है कि आप भी तो खाओ। मैं कहता हूँ पहले आप भोजन कर लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा। तब कहती कि नहीं, साथ में बैठ के खाते हैं। वो मुझे मजबूर कर देती है। तब मैं भोजन करने लगता हूँ। मेरे मन में बहुत कुछ बोलने का था, लेकिन मैं डर रहा था कि कहीं मैं कुछ बोलूं,
कहीं वो बुरा ना मान जाए। लेकिन वो जैसे मेरे मन की बात समझ गई थी। कहती है, रमेश भैया कुछ आप बोल रहे हो, कुछ मुझसे कहना चाहते हो। तब मैं मना कर देता हूँ कि नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। तब कहती है कि ना, मैं जानती हूँ कुछ आप बोलना चाहते हो, अपने दिल में बात मत रखो, आप मेरे लिए भाई समान हो। मेरा भी भाई आप ही की तरह था, आप ही की एज में था। मैं उसको खो चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको खोना नहीं चाहती हूँ। आपके और उसमें बहुत समानता है। मैं जब आपके देखी ना तो मुझे अपना भाई याद आ गया, और उसकी आंखों से मैं आंसू टपकते भी देखा। तब मैं बोलता हूँ कि उसके साथ में क्या हुआ। तब कहती, छोड़ो, जब कभी बात होगी, फुर्सत होगा तो मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ, आपका दिल बोझिल हो जाएगा, रहने दो इस बात को। मैं चुप हो जाता हूँ। कहती है कि आप कुछ मेरे से मांगना चाहती हो। तब मैं कहता हूँ, दीदी मेरी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। तभी तो इस उजाड़ जगह पर मैं नौकरी करता हूँ, 24 घंटे की नौकरी है, मुझे यहाँ रहना पड़ता है। मैं सोच रहा था कि आप प्रेतात्मा हैं तो आप मुझे कुछ मदद कर सकती हो। तब वो हंसने लगती है, कहती है कि प्रेतात्मा धनवान नहीं होती भाई, उनके पास में कोई धन नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ मुझे ज़रूर मिलेगा तो मैं तुम्हारे हाथ में ज़रूर दूंगी। देखो, कुछ मुझे मिला था रास्ते पर तो मैं तुम्हारे बटुए में डाल दिया हूँ। जब मैं उसकी बात सुनता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। मैं तो सुना था कि प्रेतात्माएं जो चाहें वो कर सकती हैं, गरीब को अमीर बना सकती हैं और अमीर को गरीब बना सकती हैं। लेकिन ये तो दीदी कह रही थी कि हम तो धनवान है ही नहीं, हमारे हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जब वो वक्त आएगा, जब मुझे कुछ मिलेगा, तब मैं तुम्हारे हाथ में ज़रूर रखूँगी। जैसे तुम्हारे बटुए में मैंने नोट रखा था, मुझे रोड पर मिल गया था और वो पैसे मैंने उठा लिया था और तुम्हारे बटुए में डाल दिया था। ऐसा कुछ होता है तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। इसके बाद खाना ख़त्म कर चुकी थी, दारू ख़त्म कर चुकी थी। फिर कहने लगी, मुझे अब जाना होगा। मैं कहने लगा, दीदी अब कुछ दिन तो रुकी यहाँ पर। तब कहने लगी, यहाँ रुकने का मतलब कि मैं फिर कैद में आ सकती हूँ, वो लोग मुझे फिर से कैद कर लेंगे। अब मुझ पर जुल्म करने लगे और मैं वो जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बस हो चुका है। अब फिर मुझे ज़रूर समझाती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी ज़रूर मदद करूंगी, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, ये मैं बता नहीं सकती। जैसे मेरे पास में कुछ धन आता है मैं तुम्हारे हाथ में ज़रूर रखूंगी। और उसके बाद वो चली जाती है। मैं तो बिल्कुल निराश हो चुका था। मैं तो सोचा था कि प्रेतात्मा है, कोई ना कोई मुझे ऐसा धन, कोई ऐसा दौलत दे देगी ताकि मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। मैं उदास हो जाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, उसने मुझे अपना भाई बना लिया है, यही मेरे लिए काफ़ी है। अब इसके बाद वो प्रेतात्मा फार्म हाउस में नज़र भी नहीं आती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अब फिर वहाँ पर पार्टियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन वो जो गाड़ी वाले व्यक्ति आते थे, जिसको मैं ठेकेदार बोलता था, वो कभी नहीं आए। हाँ, इसके बाद मैं अपने गांव जाता हूँ कुछ दिन के लिए छुट्टी, जब मेरी माँ का तबीयत खराब हो जाती है। तब मैं अपने छुट्टी कर लेता हूँ यहाँ से और मैं बोलता हूँ मैनेजर साहब से कि मुझे कुछ वक्त लगेगा, आप यहाँ पर कोई दूसरा बंदा रख लीजिएगा। तब वो कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है, ऐसा इसमें कुछ चीज़ नहीं है जो चोरी हो सके, और चोरी भी करके क्या कोई ले जाएगा, इसमें कोई कीमती चीज़ नहीं है, तुम जल्दी आने की कोशिश करना। मैं अपने गांव चला जाता हूँ। अब वाकई मेरी माँ की हालत बहुत ख़राब थी, पैसे पैसे की अब ज़रूरत थी वहाँ पर, बहुत सारा पैसा हॉस्पिटल में खर्च हो रहा था। हम लोग अब कर्जे में भी आ चुके थे। अब मैं पहले ही बताया ना कि हम गरीब परिवार के थे, तो धनी परिवार के होते तो ये नौकरी मैं कभी नहीं करता। लेकिन जैसे तैसे इलाज तो हमारी माँ का हो जाता है और मैं अपने माँ को अपने घर पर लेके आ जाता हूँ और खुश भी हो जाता हूँ कि चलो मेरी माँ स्वस्थ हो गई है, अब मुझे नौकरी पर लौटना पड़ेगा। वो रात मेरी दुनिया बदल दी थी। गर्मी की रात थी। अब मेरा परिवार तो सब नीचे सोया हुआ था, अब मैं छत पर सोया हुआ था। अब मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था कि मेरे भविष्य में शायद यही नौकरी लिखी हुई है, यही नौकरी मुझे करना पड़ेगा। चलो अब कल नौकरी पे चलते हैं। आज रात अपने घर पर हूँ और कल मैं अपने फार्म हाउस पर हूँगा, अब ना जाने कब मुझे लौटना होगा। यही सब सोच करके मैं सो जाता हूँ।
सुबह जब मैं उठता हूँ ना, आंखें खोलता हूँ, तो सुबह का किरणें तो हल्की फुल्की नजर आ रही थी। मेरे बिस्तर पर एक थैला सा दिखाई देता है, और जब वो थैला मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि किसने रख दिया है, कौन रख गया है, क्या कोई पक्षी उड़ते हुए थैला गिरा तो नहीं गया है, क्या है इस थैले में। और जब उस थैला को खोलता हूँ ना, मेरी आंखें चौंधिया जाती है। उसमें तो खाली सोने का जेवर था, और वो भी कंगन, और कुछ और था जो लेडीज पहनती हैं। मैं पहचान नहीं सका। मैं माँ को चीख करके आवाज़ देने लगा, माँ माँ जरा। मेरी आवाज़ सुन करके घर के परिवार के लोग छत पे ही आ जाते हैं। बात क्या है रमेश, बात क्या है रमेश। कहता हूँ माँ, मैं सुबह जब उठा हूँ तो ये थैला मुझे मिला, इसमें देखना ये सोने का जेवर है या फिर नकली वगैरह कुछ है। मेरी माँ की पारखी नज़रें पहचान लेती है, कहती है बेटा ये तो सोना का जेवर है, ये तो बड़ा कीमती है, ये तुम्हें कहाँ से मिला। मैं कहने लगा मुझे नहीं मालूम। मैं जब सो के उठता हूँ तब मेरे बिस्तर के पास पड़ा था। मुझे लगा कि कोई पक्षी वगैरह तो उड़ते हुए नहीं ले जा रही थी, कोई बाज वगैरह, कोई चील वगैरह। मुझे लगा कि इसमें ऐसा ही कुछ चीज़ होगा, लेकिन खोल के देखता हूँ तो उसमें मुझे जेवर नज़र आता है। आप पहली नज़र में देख कर लगता है कि नकली है, लेकिन ये तो आप बता रही हो कि असली है, कितने का होगा। तब माँ, पिताजी, परिवार के लोग कहते हैं बेटा ये तो लाखों रुपए में है, ये बहुत कीमती है, कौन तुम्हें यहाँ पर दे गया। मैं कहने लगा कि मुझे नहीं मालूम। मैं जब सोया था तो यहाँ कुछ भी नहीं था, और जब सुबह उठा तो ये चीज़ मुझे मिली। अचानक मेरे दिमाग झंझना गया। उस आत्मा की कही हुई बात मुझे याद आने लगी, जिसने मुझे भाई बना रखा था, और कही थी रमेश भाई हम धनवान नहीं हैं, हाँ हमारे हाथ कुछ जरूर आता है तो मैं आपके हाथ में जरूर दे दूंगी। और तभी मैं एकदम जैसे पसीने से नहा गया था। मुझे लगा कि ये तो उसी प्रेतात्मा का काम है, उसी प्रेतात्मा का काम है। मेरे परिवार वाले मेरे को इस हालत में देख करके डर जाते, क्या हो गया तुम्हें रमेश, तू इतना डर क्यों गया। मैं कहने लगा माँ डरा नहीं, तो ये पसीना कैसे आ रहा है, तू कांप क्यों रहा है। तब मैं पूरी बात बता देता हूँ कि माँ ऐसे ऐसे कहानी बनी थी फार्म हाउस में। वो प्रेतात्मा ने मुझे भाई बना रखा है, और उसने कहा था कि जब ऐसा मौका आएगा, जब मेरे कुछ हाथ में लगेगा तो मैं तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। शायद उसी का काम है माँ, वो वही मुझे मदद किया है। अब परिवार वाले डर जाते हैं कि नहीं बेटा, प्रेतात्माओं के साथ दोस्ती भी अच्छी नहीं, और ना दुश्मनी अच्छी। ये जेवर हमें दान में दे देना चाहिए, मंदिर में चढ़ा देना चाहिए। और तब मैं मना करता हूँ कि माँ मैंने उससे मदद मांगा था, मैंने उसके आगे हाथ पसारा था ताकि हम गरीबी से निकल सके, और आप कह रही हो कि इसको मंदिर में चढ़ावा दे दे। नहीं, हरगिज नहीं माँ। मेरी माँ, मेरा परिवार, हर एक लोग इसके अगेंस्ट में थे कि ये चीज़ हमारे घर में नहीं रहेगा, लेकिन मैं भी जिद पर अड़ गया था कि रहेगा तो यहीं रहेगा, ये मेरा प्रॉपर्टी है, मेरी दीदी ने मुझे उपहार में दिया है, अब मैं इसको मंदिर में दान नहीं दे सकता। अब इसके बाद परिवार वाले मुझसे नाराज भी हो जाते हैं। मैं अब नौकरी पर नहीं लौटता हूँ, मुझे अब नौकरी पर जाने की जरूरत नहीं थी। मैं सब कुछ समझ गया था कि मुझे अब क्या करना है। मैं एक बिजनेस के बारे में सोच रहा था, और वो बिजनेस इस जेवर में अब अच्छी तरह से हो सकता था। लेकिन अभी मेरे माँ बाप, मेरे परिवार इस चीज़ पर राजी नहीं थे। उनका कहना था कि ये जेवर अपशकुन हो सकता है, हमारे परिवार में अनिष्ट कर सकता है। लेकिन मैं उनको समझाता हूँ कि माँ वो प्रेतात्मा दूसरों के लिए तो हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। उसने मुझे अपना भाई बनाया है, और भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। मैं नहीं मानता हूँ कि हमारे साथ में कोई अनिष्ट होगा। हाँ, मुझे इंतज़ार जरूर करना पड़ा 3 महीने तक। और जब मेरे परिवार संतुष्ट हो गया कि हाँ सब कुछ ठीक है, तब मुझे इजाज़त देते हैं। और आज मैं उसी के बदौलत बिल्कुल गरीबी से बाहर निकल चुका हूँ। तो दोस्तों, ये थी रमेश जी की भेजी हुई कहानी, आप बीती। अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे भेज सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार देना, लाइक देना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और हाइप वाले बटन को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर कल मिलते हैं इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना
ख्याल रखिएगा। नमस्कार।